हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष प्रोग्राम के तौर पे आए हैं। देखेंगे कि जो यूपीएससी हिंदी के प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस का, उस टेस्ट में जो टेस्ट नंबर 2 हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप पे वादा किया था कि जिन दोस्तों को डाउट प्रश्न होंगे, यानी जिनको लगता होगा कि सर इस प्रश्न में डिस्कस कर दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर उस प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि उस ग्रुप में कई सारे प्रश्नों पे बच्चों ने बोला था कि सर इस प्रश्नों पे डाउट है और थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली उन सभी प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि लगभग सारे प्रश्नों को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। अगर वीडियो बहुत लंबा बनेगा तो 2 पार्ट में कर लेंगे, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 1 पार्ट में ही खत्म कर ले। अच्छा, वीडियो बनाते समय कुछ कंडीशंस है, उसको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है, बस एक छोटी सी बात है। एक्चुअली जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने एक घर बन रहा है, थोड़ा वहाँ पे क्या ना कि खूब हल्ला हो रहा है, ठीक। तो हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी वॉइस क्लियर की समस्या आए, बट कभी कभी आ सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ना मैं वहाँ पे ध्यान दूँ और आप कोशिश करिए कि थोड़ी सी अगर वो बैकग्राउंड में आवाज़ जाती है तो आप लोग उसको भूलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डाउट वाले क्वेश्चन है मैंने इस पर क्या किया, इस तरह से देखिए गोला मार दिया है, ठीक है। ये जो आपको नीले पेन से सर्कल दिख रहा होगा, बेसिकली यही वो प्रश्न है जिन पे बच्चों का कहना था कि हमको डाउट है, यानी मतलब उनको इन क्वेश्चंस पे समस्या आ रही है और उनको डिस्कशन चाहिए था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रोग्राम क्या है समझ गए होंगे। इस तरह से आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि आप में से जो लोग यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपके डाउट्स होंगे वो कैसे क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का डाउट नंबर पहला जो क्वेश्चन था बच्चों का, वो था क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट ठीक है चलते हैं। अगर उनका डाउट है तो डाउट क्लियर करना हमारा काम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से, ठीक है, समय के साथ देखेंगे भारतीय संविधान को लचीला बनाया गया है, हम लोग कह सकते हैं नम्य और जो अनम्य है उसका मिश्रण किया गया है। तो जो संवैधानिक संशोधन हुआ है, कह रहा कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या था, अर्थात शिक्षा को कंपल्सरी बनाने की कोशिश की गई थी किस अधिनियम के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है 84वें संविधान संशोधन के थ्रू, सी कह रहा है 44th, बी कह रहा है 42 और डी कह रहा है 86, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे एक साफ पेज रख लिया हूँ ताकि मैं यहाँ पे बेहतरीन आपको समझा सकूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए जो 86वां संविधान संशोधन है, यहाँ पे लिख देते हैं हमें जो 86, यानी जो 86वां संविधान संशोधन है, आप लोग क्या करिएगा इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, बस आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा रही है। जो 86वां संविधान संशोधन है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जो 86 संविधान संशोधन हुआ था, ये वर्ष 2002 में हुआ था और इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था और आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 21 है, पहली बात, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन हुआ क्यों, 2002 में हुआ, और शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, तो 86वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। अब ध्यान देना है, अब बात आती है कि जब ये शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी 21A जोड़ा गया, इसमें प्रावधान क्या किया गया, तो इसमें प्रावधान जो किया गया था उसमें एज लिमिट पे आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष एज लिमिट पे ध्यान देना है। 6 से 14 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया, यानी गवर्नमेंट का काम होगा कि इन बच्चों को कंपलसरी शिक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट का काम होगा। इसी के लिए देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की तरह क्या किया गया, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने की कोशिश की गई, मिडिल एजुकेशन को फ्री करने की कोशिश की गई, और सर्व शिक्षा अभियान का जो हम लोग कह सकते हैं मोटो ही था कि एजुकेशन में जो नामांकन है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन क्या था कि 2002 में हुआ था। शिक्षा का जो ये क्या है कि प्रॉपर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था 21A जो आर्टिकल इससे रिलेटेड है, और जो एज लिमिट है वो 6 से 14 वर्ष है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका डाउट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होना है, तो अब आप लोग ऑप्शन समझ सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना है। आइए हम लोग देखते हैं अगला डाउट। अगला डाउट हम लोग देखेंगे, तो अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में। अगला डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने जूम कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है आप लोग कहते चर्चा करने के लिए, तो देखते हैं। कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना कि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए कह रहा है लोकसभा, बी कह रहा है राष्ट्रपति, सी कह रहा है प्रधानमंत्री और डी कह रहा है संसद, ठीक है। आपको बताना है कि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं।
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ और फिर आके आपको आंसर देता हूँ। फिर मैं उसी क्लियर जो कोरा पेज है उस पर आता हूँ। और ये जो 9th नंबर है, आप लोग, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं केवल उस फैक्ट को बताने की कोशिश नहीं करूंगा, उससे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं मैं उसको कोशिश करूंगा कि बता दूं, ताकि यहां से अदर भी क्वेश्चन बन गया तो आप लोग इजिली उसको करने में सक्षम हो सकें। तो देखिए, ध्यान देंगे कि जो भारतीय संघ जो है उसके साथ साथ राज्यों में भी क्या किया गया है कि संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ध्यान दें तो आर्टिकल 74 और 75 यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, और अगला अनुच्छेद एक ले लेते हैं, यहां पे ब्लैक पेन से कर लेते हैं, अनुच्छेद और यह अनुच्छेद है 163 और 164। ध्यान देंगे, 174 और 75 के माध्यम से क्या किया गया है, 74 और 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय व्यवस्था यानी संसदीय प्रणाली लागू की गई है सेंटर में, यानी हम लोग कह सकते हैं सेंटर में। तो कल को पेपर में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सेंटर में किस आर्टिकल के थ्रू संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 74 एंड 75 के थ्रू। और 3 to 4 में की गई है स्टेट के लिए, राज्यों के लिए की गई है। ठीक है, तो पहले ये बात क्लियर हो गई कि भारत के संघ और राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, किस किस आर्टिकल के थ्रू की गई है, आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। आगे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का मेन मुद्दा है, चूंकि स्टेट वाले पे है ना तो सेंटर पे है, तो हम लोग क्या करते हैं आर्टिकल 74 और 75 को ही समझ लेते हैं। तो आइए आर्टिकल 74 को समझने की कोशिश करते हैं। 74 यानी आर्टिकल 74 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है कि आर्टिकल 74 के तहत ध्यान देंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस चीज को ध्यान देंगे, मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपका कौन कहता है, आर्टिकल 74 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 74 कहता है। अब हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे समझेंगे। अब बताते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसका हेड कौन होता है, तो मोदी जी होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होता है। तो इस चीज से हम लोग समझ गए। आगे हम लोग आर्टिकल 75 को समझने की कोशिश करेंगे, अनुच्छेद 75 को। आइए अनुच्छेद 75 को देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल जो 75 है वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कहता है कि जो पीएम है यानी प्रधानमंत्री हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि 75 में भी क्या है, 75 में भी 3 पार्ट है, 75 1, 75 2 और 75 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको भी देख लेते हैं और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। 75 फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है। आइए हम लोग सीधा 75, अगर हम लोग सीधा अपने आंसर पे जाने का चाहें तो 75 3 कहता है, यानी अनुच्छेद 75 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आपका कहता है आर्टिकल 75 3, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 75 2। तो 75 2 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहेगी, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जो मंत्रिपरिषद का गठन कर रहा है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के क्या है, प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत। अब जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 1 है, ठीक है, तो इसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि पीएम की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो हम लोग का आंसर मिल गया, समझ सकते हैं कि 75 3 कह रहा है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी कौन, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने आंसर पे, आंसर पे आएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग डाउट वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो आर्टिकल 352 है, इसके तहत क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है और इसके कुछ आधार होते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में कौन उसके आधार नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 352 को ही समझ लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे नीचे समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं इन दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले होंगे। मैं यहाँ पे अब आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान देना है कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों, इसमें जो आपात उपबंध है, ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला हो गया आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा आपका हो गया कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राष्ट्रीय आपात किससे संबंधित है, आर्टिकल 352 से। 352 से दूसरे पर अगर हम लोग आते हैं तो सेकंड क्या है कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, यानी हम लोग इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कब, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की मांग वैसे भी अभी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोग नॉर्मली विपक्षी पार्टियां कर रही है, हालांकि वो राजनीति से प्रेरित है, तो अपने लोग वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये है आर्टिकल आपका 356। मेरे कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन न्यूज में है, तो आ सकता है पेपर में, आप लोग ध्यान देंगे। और एक अगला जो है, जो कि पिछले साल काफी चर्चा में रहा है, और वो है वित्तीय आपात, जिसको आज तक कभी लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपात। ठीक है, और इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 360, अनुच्छेद 360। तो आप लोग समझ गए कि अपवाद उपबंध कौन से 3 हैं और इन तीनों अपवाद उपबंधों का किस आर्टिकल के साथ संबंध है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग आगे जाने क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग का फोकस क्या होगा, आर्टिकल 352 होगा। ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का क्वेश्चन है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाएं तो आर्टिकल 352 में क्या है कि 3 आधार है। ध्यान देना है, 3 आधार है। जो पहला आधार है वो है युद्ध। पहला आधार है युद्ध। दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण। और तीसरा जो इसका आधार है वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। तो ये राष्ट्रीय आपात लागू करने के जो 3 आधार हैं, ये तीनों आधार हम लोग क्या किए, देख लिए। अब यहां पे अगला फोकस करने का काम है सशस्त्र विद्रोह पे ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल में जो मूल संविधान था वहां पे आपका सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा था। ठीक है, अपना जो मूल संविधान था वहां पे सशस्त्र विद्रोह की जगह लिखा था आंतरिक। ठीक है, एक से वहां पे आपका लिखा था आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। अब देखिए आंतरिक अशांति की डिफिनीशन क्या है, तो इसकी कोई परिभाषित डिफिनीशन थी नहीं। अब कब ये राष्ट्रपति को लगेगा भैया ये आंतरिक अशांति का मुद्दा है, कब वो जाके क्या करेगा कि राष्ट्रीय आपात लगाएगा, तो इसका दुरुपयोग के चांसेस बढ़ गए थे। ठीक है, इसी के लिए आंतरिक अशांति की जगह पे एक परिभाषित शब्द रखा गया सशस्त्र विद्रोह। यानी जब सशस्त्र विद्रोह की केस आएगी तभी आर्टिकल 352 का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि मूल संविधान में क्या था, आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया था, 44वें जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से, जो कि 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि आंतरिक अशांति शब्द की जगह पे सशस्त्र विद्रोह को लेके आ गया। तो इस तरह से हम लोग अब आंसर पे जाए अपने। ठीक है, अगर हम लोग अब अपने आंसर पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था, 14, तो आपको मिल गया। पहले क्या था कि आंतरिक अशांति था और अब आंतरिक अशांति नहीं है, तो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये पता नहीं क्यों पूछा गया यार, मतलब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो फैक्चुअली आप लोगों को गूगल ही कर देना चाहिए, लेकिन ठीक है चलिए देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया, जबकि देखेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। बेसिकली सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस इस क्वेश्चन को कई बार टारगेट की हुई है। ठीक है,
कह रहा है आर्टिकल 26 से 13, 280 और 169। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग है, इसका संबंध आर्टिकल 280 से भी है और आर्टिकल 281 से भी है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग का संबंध क्या है? आर्टिकल 280 और 281 दोनों से है। अगला हम लोग ध्यान देंगे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग क्या है? अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आ गई। तो वित्त आयोग के आर्टिकल और वित्त आयोग क्या है? एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अब अगर हम लोग आते हैं आर्टिकल 280(1) को फोकस करें। ठीक है, आर्टिकल 281 को फोकस करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान देंगे, 281 के ही तहत यह उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों से मिलकर होगा। ठीक है, तो पहली बात कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। पहली चीज यहां से पता चल गई। और दूसरी बात, इसके कितने मेंबर होते हैं? तो 1+4, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, यानी कुल 5 मेंबर होते हैं। और आर्टिकल 280(1) के तहत इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दूसरी फैक्ट हम लोग को पता चल गई यहां से। आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 282 को देखते हैं। आर्टिकल 282 को देखते हैं। 282 को देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, आर्टिकल 282 के तहत क्या है कि ये पार्लियामेंट को, यानी संसद को एक शक्ति दी गई है कि वो वित्त आयोग को निर्धारित करे। यानी ठीक है, वित्त आयोग बनेगी कब? ठीक है, इसका डिसीजन कब लगी? ये है पार्लियामेंट के पास इसकी शक्ति है। ठीक है, तो वित्त आयोग के गठन की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वित्त आयोग के बारे में जो बेसिक चीज है, कम से कम वो चीज आपको पता चल गई। और अगर हम लोग और वित्त आयोग के कार्य वगैरह को भी जानने की कोशिश करें, तो लाइए मैं इसको नीचे लिख देता हूं। वित्त आयोग के कार्य वगैरह हो सकता है मेंस में भी छोट फुट आ जाए। ठीक है, तो लाइए छोटा सा देख लेते हैं, पीटी में भी आ सकता है। वित्त आयोग के कार्य संक्षेप में मैं इसको समझा दे रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, आप लोग क्या करेगा, नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, वित्त आयोग के कार्य क्या है कि पहली बात तो कि भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है। ठीक है, कि संघ एवं राज्यों के बीच, ध्यान देंगे मैं यहां पे लिख रहा हूं, संघ एवं राज्यों के बीच ठीक है, संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप लोग बस देखते रहिए कैसे वितरित किया जाए। तो एक तो इसका आप लोग काम देख के हैं, वितरित किया जाए। अगर हम लोग सेकेंड देखें तो अनुच्छेद 275 के तहत, अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिए जानी चाहिए। ठीक है, राज्यों को अनुदान या सहायता। ठीक है, दूसरा इसका काम ये हो गया। आते हम लोग तीसरी, अगर इसका अंतिम देखें तो देखिए, जो राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा क्या की है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिशें हैं, ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु, ध्यान देंगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि राज्य वित्त आयोग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, राज्य वित्त आयोग की गई सिफारिशों
के आधार पर पंचायतों एवं ठीक है नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में ठीक है राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना आवश्यक कदमों की सिफारिश करना तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे जो राज्य वित्त आयोग के कार्य हैं इसको देख लिए। मेरा मानना है कि इसको आप लोग सीधे स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि यार कि जो आयोग है वो वित्त आयोग को रिपोर्ट सौंपता है और ये फाइनली पार्लियामेंट राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सामने क्या करता है, उसको रख देता है। आगे हम लोग देखते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन। अगला हमारा नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 36 नंबर क्वेश्चन। 19 हो गया। 19 के बाद से अगला डाउट यहां पे देखेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन पे 36 नंबर क्वेश्चन सीधे समझ लेते हैं क्या है कि इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन है तो भैया ध्यान देंगे, इसका आंसर है चीन। ठीक है, प्रिंसलिंग क्या है कि वो चीन के राजनीतिक नेतृत्व को कहा जाता है। तो यहां पे समझेंगे नहीं, सीधा आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त किया गया है? ठीक है, केवल देखिए मौलिक अधिकारों में सारे मौलिक अधिकार सबको नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ आधारभूत होते हैं जो सबको मिलने ही चाहिए, वो तो दे दिया जाएगा। लेकिन जिन मौलिक अधिकारों का विदेशों के द्वारा दुरुपयोग कर दिया जाए वो मौलिक अधिकार क्या किया जाएगा कि केवल अपने ही नागरिकों को देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को ही दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्रदान किया गया है? ठीक है, अगला कह रहा है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता। पहले हम लोग सीधे समझ लेते हैं कि ऐसे कुल 5 आर्टिकल्स हैं मेन, ठीक है, जिनको केवल भारतीयों को दिया गया है। आइए हम लोग यहां पे देख लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, आइए आप देख लेते हैं। देखिए वो 5 आर्टिकल के मैं नाम लिख देता हूं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। यही वो 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, इनको विदेशियों को नहीं दिया गया है। आपको पता है कि मैं यहाँ पे संक्षेप में चर्चा करता हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है, टाइम लग जाएगा। देखिए जो 15 है, 15 क्या है कि 5 आधार हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान। बेसिकली इन आधारों के आधार पर क्या हुआ, विभेद नहीं किया जाएगा किसी से। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन आधारों पर क्या किया जाएगा, किसी के साथ जो है कि भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 हम लोग समझ गए कि ये क्या है कि केवल भारतीयों को दिया गया है। आप पता चले ये विदेशियों को दे दीजिए, ठीक है, तो पता चले यहाँ पे आके अतिक्रमण हो जाए। तो 15 एकदम केवल भारतीयों के। 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। भैया हमारे लोगों की भर के लिए नौकरियां नहीं हो पा रही है, ला के विदेशों से भर दोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो 16 भी केवल क्या है, भारतीयों के लिए है। 19 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीयों को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकार झेल नहीं पा रही है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे यहाँ पे जो मन में आता है वही नारे लग जाते हैं। अगर यार आप विदेशियों को दे देंगे तो सोचिए क्या स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो 19th भी क्या है, केवल भारतीयों को दी गई है। 29 पे आते हैं हम लोग। 29, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है आपका 29। और 30 है, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनके लिए जो एजुकेशन है, ठीक है, विशेष शैक्षणिक स्कूल वगैरह इनको है कि ये खोल सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि मुस्लिमों में जो मदरसा वगैरह होता है, ठीक है, तो ये विशेष शैक्षणिक प्रावधान इनके लिए किया गया है। 29वां क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण है। 19 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है। बेसिकली ये केवल भारतीयों के है। इसके बाद से 16 जो है, लोक नियोजन में अवसर की समानता।
ये भी केवल भारतीयों के लिए है। और जो 15th है, धर्म जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये भी केवल भारतीयों के लिए ही है। अब हम लोग आते हैं अपने आंसर पे, ठीक है, आगे हम लोग अपने आंसर पे आते हैं। हमारा आंसर पे आएंगे तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हम लोग देखेंगे जो अभी हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़े ही हैं, आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 ये केवल भारतीयों को मिली हुई है। बाकी विधि के समक्ष समता का अधिकार, भैया आप अगर भारतीय का भी किसी का हत्या करेंगे तो भी 302 के मुजरिम बनेंगे, और किसी विदेशी का करेंगे भारत में तो भी उतने का ही मुजरिम बनेंगे, ठीक है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार तो सबको है भाई, ये फंडामेंटल राइट है, हम लोग कह सकते हैं कि आधारभूत नियम है, ये बेसिकली प्राकृतिक नियम के तौर पर इसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। मानवाधिकार ये जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार, तो ये भी क्या है कि भारतीय एवं विदेशों दोनों को दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये केवल भारतीयों के, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पाएंगे, 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या है ना कि लोगों को बहुत डाउट था, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन पे, 38 नंबर क्वेश्चन पे जो डाउट था, आइए बेसिकली हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। बेसिकली ये देखेंगे 90%, 95% लोगों को ये क्वेश्चन गलत लगा है, और मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन सही कैसे था, ठीक है। देखिए आप लोग चैलेंज कहते हैं कि क्वेश्चन गलत है, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते हैं ना कि देखिए कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। हम लोग को लगता है ना कि हम लोग स्टेटमेंट सीधा फोकस करते हैं, पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का टाइटल है उसको फोकस कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नीचे जो लिखा गया है उनमें से भारत का एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का अभिप्राय है, ठीक है। बेसिकली गणतंत्र से रिलेटेड ये नीचे के 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि गणतंत्र को लेके इनमें से कौन सा सही है। सही स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, गणतंत्र को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है आपसे। इस चीज को ध्यान देना था यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया। पहला कह रहा है कि गणतंत्र क्या है, संप्रभुता लोगों में निहित है, इस बात को बोलता है। बच्चे को बोलते हैं कि हम भारत के लोग, सही क्या है कि हमारे देश की प्रस्तावना, हमारा देश का संविधान शुरुआत होता है जो बताता है कि संप्रभुता कहाँ पे है, हमारे देश के लोगों में निहित है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 नंबर सही है, और स्टेटमेंट 1 किसी कीमत पे सही होता। देखिए स्टेटमेंट 1 हर जगह है, 1 पे सोचना ही नहीं था। आइए, कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा, बिल्कुल सही है। देखिए कभी पाटिल जी नहीं है, कभी कलाम जी रहे हैं, आज देख लीजिए कोविंद जी हैं, तो वंशानुगत तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक वंश से तो यह है नहीं। तो यानी हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, तीसरा भी सही है। तीसरा जैसे सही हुआ, हम लोग बी और डी ऑप्शन काट दिए। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा, ए और सी। ए और सी में दूसरा फोकस करिए, कह रहा है कि सरकार का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए लोगों द्वारा चुना जाता है। सब लोग सोचे कि भाई ये भी सही है, भाई सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि भारत का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए लोगों द्वारा चुना जाता है, लेकिन ये गणतंत्र की विशेषता नहीं है, ध्यान देना है। ये गणतंत्र की विशेषता नहीं है कि सरकार का मुखिया क्या है कि एक टाइम पीरियड के लिए केवल चुना जाए, ये गणतंत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है। इसी कारण क्योंकि टाइटल के आधार पर ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए गलत बन रहा है, और इसका आंसर से हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये डाउट भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं कौन सा, 44 नंबर क्वेश्चन है, 44वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 44वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और निम्नलिखित में से कौन सा क्या है कि एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। भारतीय संविधान, देखिए ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एकात्मक संविधान और जो विशेषताएं उनको लिखने के लिए वहां भी आ सकता है, ठीक है। तो जो संघात्मक लक्षण है और जो एकात्मक लक्षण है, इस पे क्वेश्चन मेंस में भी बन सकता है। तो एक हिस्सा मैं मेंस का यहीं खत्म कर दे रहा हूं। अगर यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर मैं यहीं करा दे रहा हूं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है, बेसिकली देखिए क्या क्या है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, ठीक है, भारत में देखेंगे है ये, तो यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था जो है वो एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। इसके बाद से जो इकहरी नागरिकता है ये भी भारत में है, ठीक है। तो एकल नागरिकता भारत में है, तो ये एकात्मक लक्षण है, इस चीज को ध्यान देंगे। एकीकृत न्यायपालिका भी एकात्मक लक्षण है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, क्योंकि देखेंगे जो समवर्ती सूची आपका, समवर्ती सूची क्या कहती है, समवर्ती सूची कहती है कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों बना दिए तो तवज्जो किसको दिया जाएगा, सेंटर को दिया जाएगा। तो शक्तियों का बंटवारा क्या है, सेंटर की तरफ है। जो आपात उपबंध है वो भी क्या करते हैं, शक्तियों का बंटवारा किसकी तरफ कर देते हैं, सेंटर की तरफ कर देते हैं। तो यानी शक्तियों का बंटवारा सेंटर की तरफ, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी आपका एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण बन जाता है, ठीक है। अब आएंगे संघ तथा राज्य में एक ही संविधान, जैसे भारत में देख लीजिए संघ तथा राज्य में एक ही संविधान है, ठीक है। और जो संविधान संशोधन के लक्षण है उसमें केवल विशेष आधार छोड़ दें, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन का जो 2/3 हिस्सा है उसमें राज्यों की कोई भूमिका ही नहीं रह सकती है। ठीक है, संविधान संशोधन का जो 2/3 हिस्सा है, मतलब 2/3 जो संविधान संशोधन बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, उसमें राज्य पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी संविधान संशोधन किसकी तरफ झुक जाता है? सेंटर की तरफ। तो जो अगर एक संविधान होता है, संघ एवं राज्य का एक ही संविधान होता है, तो बेसिकली वो क्या करता है कि सेंटर को पावर ज्यादा देता है। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे। अगला, अगर हम लोग अगले पॉइंट पे जाएं तो केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का था। जैसे अभी देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है कि दमन दीव की सीमा का जो हाल किया अभी जस्ट, ठीक है, उसके बाद से जो हम लोगों ने अभी जस्ट जम्मू कश्मीर का सीमा परिवर्तन किया है, तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन का जो अधिकार है, इसके पहले अभी देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के जो तेलंगाना बनाया गया है, तो ये जो राइट है ना, ये राइट क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ है। तो ये एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति देख लीजिए। राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो बेसिकली क्या है कि एक तरह से प्रेशर के रूप में काम कर देते हैं, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यानी जो सीएम वगैरह उनके ऊपर। ठीक है, तो राज्यपालों की नियुक्ति क्या होता है कि कहीं ना कहीं एकात्मकता के ऊपर झुकी होती है, क्योंकि देखेंगे जितने भी विधेयक जाएंगे वो रोक के रख लेंगे, तो एकात्मकता के ऊपर क्या हुई है? झुकी हुई है। ठीक है, अभी इसमें एक फॉर एग्जाम्पल में जो दिल्ली गवर्नमेंट और उपराज्यपाल विवाद है, आप उसको देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार। तो बिल्कुल सही भैया कि हमारे घर पे अगर खेती तुम करोगे तो यानी संविधान तुम्हारी तरफ झुका हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि अगला संविधान संशोधन सरलता से हो जा रहा है। ठीक है, तो जो सामान्य हम लोग कह सकते हैं जो संविधान संशोधन है बेसिकली क्या है कि उसमें राज्यों की भूमिका है नहीं, और आप सीधे क्या करिए मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे सामान्य जो संशोधन है, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, तो संवैधानिक संशोधन चूंकि इजिली सेंटर की तरफ झुका हुआ है, मैं ऊपर ही बोल दिया हूं। संकट काल में एकात्मक स्वरूप, तो अभी हम लोग जस्ट आपात उपबंध पढ़े हैं, तो संकट काल में जो एकात्मक स्वरूप है बेसिकली ये भी क्या है? एकात्मकता के ऊपर ही झुका हुआ है। तो अब तक मैं जो भी बोला हूं यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, जो शक्तियों का बंटवारा है, जो आपात उपबंध है, जो ठीक एक जो हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो एक संविधान है वो राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब क्या है? बेसिकली ये सब के सब क्या है कि एकात्मकता के ऊपर झुके हुए हैं। अब देखिए एकल नागरिकता, अभी जस्ट नागरिकता सीएए से संबंधित, अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस से आंसर देखिए। सीएए अभी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, सीएए नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। अब सीएए क्या है? सेंटर के पास राइट है। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एकात्मकता के ऊपर झुकी हुई है। ठीक है, अब आइए एकीकृत न्यायपालिका। तो बिल्कुल एकीकृत न्यायपालिका क्या है? आप देखिए ना कि आप कभी सुनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस स्टेट ने भूमिका निभाई है और चुनने में राष्ट्रपति निभाता है। राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करेगा? सेंटर के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो तीसरा आप लोग समझ सकते हैं आपातकालीन उपबंध, जस्ट अभी मैं बता दिया हूं कि राष्ट्रपति क्या करता है? लगा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो या कुछ भी हो, और जैसे ही वो लगाएगा क्या करेगा कि स्टेट की पावर को ले लेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? एकात्मकता के ऊपर झुकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए चौथे बातें, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। देखिए त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब बेसिकली क्या है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण से संबंधित होता है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली शक्ति के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। यानी जैसे अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी देखेंगे पंचायती राज चुनाव हुआ है, तो पावर क्या हो रहा है? पावर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये एकात्मकता के ऊपर झुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है? संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक नहीं। तो चौथा काटेंगे और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग अगर 45 नंबर क्वेश्चन पे हैं, कह रहा है कि निम्न के भारतीय संविधान के संबंध में पंथ निरपेक्ष शब्द संदर्भित करता है कि राज्य क्या है। अब देखिए अभी उत्तर प्रदेश को अपने दिमाग में रखिए और इसका आंसर मार दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश को अपने दिमाग में रखिए, आंसर मारिए। कह रहा है कि राज्य पंथ विरोधी है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे इसके पहले हम लोग हज के लिए भी क्या करते हैं? सब्सिडी देते हैं। ठीक है, और जो हमारे नवरातन है या जो हम लोग कहते हैं माघ मेला है, इसके लिए भी सब्सिडी वगैरह राज्य देती है। तो राज्य पंथ विरोधी तो नहीं है भाई, सपोर्ट करेंगे ना, सपोर्ट करे तो पंथ विरोधी नहीं है, काट दीजिए। नेक्स्ट आइए, राज्य का अपना कोई पंथ है? बिल्कुल नहीं। जब राज्य क्या कर रही है कि बुद्ध पूर्णिमा में, जब राज्य क्या कर रही है कि हज यात्रा में, जब राज्य क्या कर रही है कि माघ मेला के आयोजन में जब खर्च कर रही है, अपना योगदान निभा रही है, इसका मतलब क्या है कि राज्य का अगर अपना पंथ होता तो किसी एक पंथ की जो हम लोग कह सकते हैं फेस्टिवल्स हैं उनको प्रमोट करती, बाकी को दबा देती। लेकिन राज्य तो एकदम नहीं करती, भैया ताजिया लेके मत निकलो। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा मत बनाओ, अभी जस्ट मनाया गया कुछ समय पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, आइए, कह रहा है कि राज्य किसी विशेष पंथ को वरीयता नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, देखिए यही ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बेसिकली यही है।
राज्य का कोई अपना पंथ नहीं है, ठीक है। और इसी के लिए क्या है कि राज्य किसी विशेष पंथ को वरीयता नहीं देता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ऐसा नहीं कि किसी एक पंथ के पीछे ये क्या करे कि सारे अपने एक्शंस को ले, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसका सही है, राज्य सबके लिए है, सारे पंथों की जितनी भी वो हो सकता है। जैसे अभी देखेंगे ट्रिपल तलाक में उसको लगा कि संशोधन करना चाहिए क्योंकि वो जनहित का मुद्दा है, ठीक है, भारतीयों की हित का मुद्दा है, तो संशोधन कर दी, ठीक है। इसी तरह देखेंगे इसके पहले भी हिंदू मैरिज एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। तो ये बताता है कि राज्य क्या है, किसी विशेष पंथ को वरीयता नहीं देता है। बेसिकली पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का यही मतलब होता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं अगर नेक्स्ट डाउट पे, तो नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, ठीक। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, यही क्वेश्चन था। आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए बेसिकली सॉलिसिटर जनरल क्या है कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल है ना, इन्हीं के अधीनस्थ होता है। जैसे हम लोग अटॉर्नी जनरल को क्या करते हैं कि भारत का प्रथम कानून अधिकारी कहते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को हम लोग क्या कहते हैं कि भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कहते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल को दूसरा कानूनी अधिकारी कहते हैं, भारत का दूसरा कानूनी अधिकारी कहते हैं। तो यानी ऑप्शन तो हमको मिल गया भैया, सही क्या है। आर्टिकल कल को आपसे पूछते हैं तो आर्टिकल 76 है, इस चीज को याद रखेंगे, आर्टिकल 76 है। अब ध्यान देना है, अब यहां पे एक चीज आप लोग समझ जाएंगे, सॉलिसिटर जनरल चुना किसे जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की कोई अगर योग्यता रख रहा है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की नियुक्त होने की योग्यता रख रहा है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल की बात है, तो अटॉर्नी जनरल क्या है, ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 76 ध्यान देंगे, ये अटॉर्नी जनरल के बारे में, इस चीज को ध्यान रखना है, यानी महान न्यायवादी के बारे में है, ठीक है। ये चीज मैं भूल गया हूं, ठीक है। महान न्यायवादी कौन बन सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट की जज होने की योग्यता रख रहा है, ठीक है, उसको चुना जाता है। तो पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, तो सॉलिसिटर जनरल क्या है, तो भारत का दूसरा कानूनी अधिकारी है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, ठीक है। भारत का पहला कानूनी अधिकारी कौन हो गया, महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हो गया। अटॉर्नी जनरल का संबंध किससे, आर्टिकल 76 से है। और महान न्यायवादी चुना किसे जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रखने की जो योग्यता रख रहा हो, ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अर्थात यह पद क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। मैं पहले बोलते समय आर्टिकल 76 को किससे रिलेटेड ये बोला नहीं था, तो इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आएंगे, अगला डाउट पे। तो अगला डाउट हम लोग का क्या है, आइए देखते हैं। अगला डाउट है 62, कह रहा है कि मोबाइल कोड इसका मानस पुत्र कौन है, ठीक है, मोबाइल कोड का, यानी जो चलित न्यायालय है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, इस चीज को याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित है इस क्वेश्चन पे। तो जहां पे कह रहा है रेलवे पुलिस, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है भैया, राष्ट्रीय महत्व का विषय राज्य सूची में होगा नहीं। जनगणना अभी जस्ट हम लोग सीए को बारे में देख सकते हैं, तो जनगणना भी क्या है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो ये इसमें होगा नहीं, ठीक है। निगमीकरण, इसमें देखेंगे जो रेलवे पुलिस है ना, ये राज्य सूची का विषय है। जो इसमें रेलवे पुलिस है दोस्तों ध्यान देंगे, ये क्या है, राज्य पुलिस का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। तो रेलवे पुलिस क्या हो गया दोस्तों, ध्यान देंगे, रेलवे पुलिस आपका राज्य सूची का विषय हो गया। राज्य सूची के विषय होने से क्या तात्पर्य हो गया, यानी राज्य सूची के विषय पे क्या होता है बेसिकली, तो देखेंगे राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है बेसिकली किसको होता है वो, तो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, ठीक है। उस पावर को यूज कौन करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या है, हम लोग अगर थोड़ी सी सोचें तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, यानी 3 प्रकार की सूचियां हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो 3 प्रकार की सूचियां भारत में मौजूद है। अब ध्यान देना है, संघ सूची पे क्या है कि संघ सूची पे जो कानून बनाने की शक्ति है, तो संघ सूची पे कानून बनाने की शक्ति हम लोग ध्यान देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है संघ सूची पे कानून बनाने की शक्ति। अब इसी तरह से बात आती है कि राज्य सूची पे, तो राज्य सूची पे स्टेट को है। इसके बाद से समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पे क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों के हैं, लेकिन अगर टकराव होता है तो टकराव की स्थिति में क्या किया जाएगा, टकराव की स्थिति में जो तवज्जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा सेंटर को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो नहीं जाएंगे, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की क्वेश्चन पे नॉर्मली कोई नहीं फंसता है। अब ये डाउट कौन पूछा है यार, मतलब ठीक है, चर्चा करना मेरा काम है तो मैं इसको कर दे रहा हूं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको तो चर्चा नहीं करना था। आइए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है,
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कब करेगा, या तो वो पद रिक्त हो, मतलब मुख्य न्यायाधीश का पद ही रिक्त हो, या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश क्या हो, अनुपस्थित हो, कहीं छुट्टी उट्टी लेके चले गए हो, या तबीयत खराब हो बहुत लंबे समय से, ठीक है, कुछ ऐसा हो, यानी एक अस्थायी रूप से क्या है वो पद आपका रिक्त है। तो इसी तरह से क्या है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। किस कंडीशन में कर सकता है, तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान निम्नलिखित में से के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, ठीक है, आपको आंसर बताना है। कह रहा धर्म के प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल भैया, आप देखिए सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। भैया हम लोग अगर माघ मेला मनाते हैं तो अपने धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर हम लोग हज यात्रा निकाल रहे हैं तो धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं। तो धर्म के प्रचार करने का राइट सबको है, ठीक है। कह रहा सिखों को कृपाण रखने का अधिकार और कृपाण धारण करने का और रखने का अधिकार। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर ये कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं होता, अगर 2 साल पहले का एक केस अगर आप लोग याद रखेंगे तो दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पे क्या हुआ था कि एक ऑटो ड्राइवर थे जो कि एक सिंह साहब थे। बेसिकली हुआ क्या कि थोड़ी सी छुटपुट बाद में क्या हुआ कि वो तलवार निकालते अपना, ठीक है, और पुलिस के ऊपर वार कर देते, जिसमें एक एसआई का सर थोड़ा सा कट जाता है, ठीक, थोड़ा सा कट जाता है, ठीक है। और ये विवाद बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें मतलब ये पॉलिटिकल विवाद बन गया था। इसका मतलब क्या है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, जो परमानेंट देखिए लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि शौक है उनका, ठीक है। तो ये उनके पास राइट है, वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को नॉर्मली पता चल जाएगा कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, ठीक है। नॉर्मली अगर नहीं रहता तो भैया गवर्नमेंट क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आप कभी भी सुने नहीं होंगे, ठीक है। अगला हम लोग ये कह रहे हैं कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो समाज सुधारक विधि निर्माण का अगर अधिकार नहीं होता तो भैया ट्रिपल तलाक कैसे खत्म किया जाता, ट्रिपल तलाक कैसे खत्म किया जाता बताइए, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक के विरुद्ध एक्ट लाया गया, कानून लाया गया। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। अब 1 2 3 सही है, यानी 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चौथे को फोकस करिए, कह रहा है कि धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अधिकार है दोस्तों, ध्यान देंगे। एक सपोज इसका भी मैं एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं। अभी देखेंगे एक बीच में एक केस बहुत वायरल हुआ था, उसका मैं नाम थोड़ा सा सोच लूं, हाथरस केस, ठीक है। हाथरस घटना जो हुई थी, नॉर्मली आप सब लोग जान होंगे। तो हाथरस केस के बाद क्या हुआ था कि बौद्धिज्म में कुछ लोगों के ट्रांसफर होने की बात सामने आई, ठीक है, कि सामूहिक रूप से क्या किया जा रहा है कि हिंदुज्म से बौद्धिज्म की तरफ सामूहिक धर्मांतरण कराया जा रहा है, ठीक है। इसके जैसे ही इसकी खबर आई गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आ गई, ठीक है। तो यानी धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर धर्म परिवर्तन करने का अधिकार होता तो गवर्नमेंट हरकत में नहीं आती और उस आयोजन को रद्द नहीं करवाती, ठीक है, और इसको संज्ञान में लेके कार्रवाई नहीं करती। तो इससे देखिए आपके व्यक्तिगत जो छुटपुट सार्वजनिक जीवन में करेंट की न्यूज रहती है ना, देखिए आप उसको कैसे क्वेश्चन को सही करने में यूज कर सकते हैं। इसी आधार पे आप चौथा क्वेश्चन को गलत कर दीजिए, चौथा स्टेटमेंट को, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग इस तरह से आए अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है, यानी पहले नहीं लगाता था। ध्यान देंगे, पहले का था ना, लोग मान लीजिए कि 1-2 सीट से 2-4-10 सीट से क्या है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है तो निर्दलीय अगर रहते थे तो तोड़ देते थे निर्दलीय को, कहते थे भैया आज तुमको मंत्री बना दे रहे हैं, और एटी कोनो मंत्री का पद क्रिएट कर देते थे और उसको अपने में शामिल करके सरकार बना लेते थे, ठीक है। आप देखिए ना, आप देखेंगे कि 2000 के पहले, 2003 के पहले आप देखेंगे ऐसे निर्दलीय कितने मंत्री आप आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस समस्या को समझा गया, क्योंकि ये इकलौती समस्या नहीं थी, ये सब पार्टियों के साथ समस्या थी। एक और भी क्या होता था कि भैया लोग तोड़ लेते थे, ठीक है, लोग तोड़ के क्या करते थे, अपने में मिला लेते थे, ठीक, और अपने में मिला के क्या करते थे कि सरकार बना लेते थे। तो सरकार का जब जोड़ तोड़ होता था ना तो अस्थायी सरकार का निर्माण होता था, और अस्थायी सरकार का निर्माण किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बड़ा खतरनाक होता है, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या सामाजिक तौर पर डेवलपमेंट हो, सबके लिए ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक। तो सरकार का डिसीजन रहा कि भाई इस दलबदल को रोकते हैं, और 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है। ये भी पेपर में आपकी क्वेश्चन आ सकता है, 91वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, इस चीज को ध्यान देंगे। 91वां संविधान संशोधन लेके आ गया 2003 में,
और इसके माध्यम से क्या किया गया कि मंत्री परिषद की जो संख्या थी, हम लोग कह सकते हैं कि जो बाउंड्री थी, उसको सीमित कर दी गई। बता दी गई भैया इससे ज्यादा नहीं रखोगे। और वो क्या था कि सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा में जितने मेंबर हैं उनके 15% से अधिक नहीं होंगी, 15% से अधिक नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 15% का रूल भी आप याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी स्टेटमेंट एक क्या है, कथन सही है। कारण पे आते हैं, ऐसा विधायकों को शासक दल के विपक्ष में, ठीक है, शासक दल के विपक्ष में दल बदल रोकने के लिए किया गया। तो बिल्कुल सही है, मैं अभी जस्ट समझाया हूँ, यानी कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। अब देखिए यहां से मैं आगे आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 74 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार पेपर में आ सकता है आपकी, कि वर्तमान में किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ध्यान देंगे दोस्तों, वर्तमान में कुल 6 ही है, क्योंकि अभी तक J&K हट गया, तो J&K अब राज्य तो रह नहीं गया। जब राज्य रह नहीं गया तो अब हमारे पास 7 से घट के कौन बच गए, 6 बच गए। वो 6 कौन है, महाराष्ट्र है, अपना यूपी है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने शायद अभी जो हम लोग कह सकते हैं जो विधान परिषद है उसके शायद खत्म करने के लिए शायद कुछ विधेयक लेके आई है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, अगर आंध्र प्रदेश का खत्म हो जाता है तो ये संख्या घट के 5 ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ लोग बढ़ाने के पीछे संकल्प पारित कर रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे कुछ साउथ के देखेंगे है वो सब भी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान भी कर रही है। ठीक है, असम भी कर रही है, एक आध दो साउथ के और भी स्टेट है, ये भी क्या है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पीछे संकल्प पारित किए हुए हैं। तो अगर कल को यानी एग्जाम के पहले अगर कहीं विधान परिषद का क्रिएट हो जाता है तो संख्या बढ़ेगी भी, और अगर आंध्र प्रदेश हट जाता है तो संख्या घटेगी भी। तो इस चीज को याद रखना है। अभी ये 6 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कम लाएंगे। देखिए यार हुआ क्या ना कि मैं देख रहा हूं, देखिए जो कथन कारण का क्वेश्चन है सारे लोग डाउट करते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन बोलना भैया समझा दो, नहीं समझ में नहीं आ रहा समझ में। 88 नंबर कहना समझा दो, नहीं समझ में आ रहा है। इसी तरह आगे भी मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये नंबर क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन कथन कारण है तो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कथन कारण देखिए ना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मैंने एक विकल्प ये निकाला है कि यार मैं कथन कारण क्या कर रहा हूँ कि 40-50 क्वेश्चन का एक पैकेज तैयार करूंगा, और मैं 15 से 20 दिन के अंदर, अगले 15 से 20 दिन के अंदर 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मैं घटना चक्र से निकालूंगा। मैं स्पष्ट रूप से बोल दूंगा भाई ये घटना चक्र से निकाला हूं। ठीक है, और निकाल के मैं क्या करूंगा उसको समझा दूंगा। कथन काल के क्वेश्चन समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगभग 10 के करीब में आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पे समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं कथन काल का क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, डिस्कस नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, और कथन काल पे हम लोग क्या करेंगे कि बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे। कथन काल क्या एक अलग से ही मूड बनाना पड़ता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे यार। ठीक, 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा कि भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की तहत कह रहा है कि करना है, मतलब नागरिकों का कौन सा किस आर्टिकल के तहत कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना एवं सुधार करना। भैया अगर आपको नहीं कुछ याद होगा तो कम से कम मौलिक कर्तव्य तो याद होगा। ठीक है, अब जब मौलिक कर्तव्य आपको याद है तो आपको यह सोचना भैया मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो जैसे मौलिक कर्तव्य का आप आर्टिकल देखेंगे वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। जिसे हम लोग को पता है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो 10 ही थे, बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया। एक और जो जोड़ा गया वो क्या था, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर था कि माता पिता का ये दायित्व बना दिया गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 11th यही है। अब अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य के पॉइंट नंबर 7 पे जाएंगे तो उसी में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो 51 ए इसका सही आंसर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं देखेंगे। ठीक, 97 को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ठीक है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित है। 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट एक कह रहा है कि किसी भी नागरिक, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। अगर किसी के, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा संरक्षक मौलिक अधिकार का कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, तो यानी आप क्या है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास राइट है। आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप बिना कुछ सोचे क्या करिए, भाग जाइए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस मामले में क्या है कि हाई कोर्ट से ज्यादा पावर किसको है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं। तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट एक सही है। 2 पे आते हैं। कह रहा कि आर्टिकल 21 प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक एवं गौरवपूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, साथ ही
स्वास्थ्य का अधिकार इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी आर्टिकल 21 के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को क्या है कि गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और स्वास्थ्य का अधिकार भी क्या है, इसी के अंतर्गत शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार। तो भैया बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो बताइए आपका गौरवपूर्ण जीवन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत शामिल है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे एक चीज और मेरा मानना है कि आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बेसिकली एक बार आर्टिकल 21 पे यूपीएससी में भी क्या है कि क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और वो क्वेश्चन ये था कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है, यानी संरक्षण प्रदान करता है। 2019 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। यानी पसंद के विवाह करने का, ठीक है, कौन सा वो आर्टिकल है जो आपको संरक्षण देता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हादियावाद था, हादियावाद का संबंध आपको यूपीपी से पूछ सकता है कि हादियावाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आर्टिकल से है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हादियावाद में यह निर्णय दिया था कि आर्टिकल 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये हादियावाद में जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है उसका डिसीजन था। अब हादिया से आप समझ जाइए हल्दी, और हल्दी से समझ जाइए बिया, ठीक है। तो इस तरह से अब तक मेरा मानना है कि नियर अबाउट जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गया, ठीक है। 2-3 डाउट और छूट गया है। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो टेस्ट नंबर 3 का डाउट है, क्योंकि टेस्ट नंबर 3 में देखेंगे 3 से 4 ही डाउट आया है, तो मैं क्या करूंगा उसके साथ मिलाकर उसको डिस्कस कर दूंगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।